हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बेसिकली हम अपना पार्ट 11 कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का, जो कि हमने नाइपर JEE के लिए स्टार्ट की हुई है। तो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, और उसमें भी बेसिकली आपके साथ जो मैं सबसे पहले न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डिस्कस करूँगा पार्किंसन डिजीज़। अब फ्रेंड्स, आप अगर देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो पार्किंसन डिजीज़ एज वेल एज अल्जाइमर डिजीज़ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, और वो किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी बेसिकली मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, हम पार्किंसन डिजीज़ में बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे, हम इसकी जो थोड़ी सी पैथोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मॉडल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी कि 2020 का अगर नाइपर JEE का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो वहाँ पे देखेंगे कि आप पार्किंसन डिजीज़ के मॉडल के ऊपर भी एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको इन जनरल पार्किंसन डिजीज़ की एक डेफिनेशन बताऊं, तो पार्किंसन डिजीज़ आप देखें कि सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है इन द वर्ल्ड। यानी कि फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो है पार्किंसन डिजीज़, और पहले पे अगर हम बात करें फ्रेंड्स अल्जाइमर डिजीज़। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है वो है अल्जाइमर डिजीज़, और सेकंड मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव की अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा पार्किंसन डिजीज़। अब बेसिकली इस पार्किंसन डिजीज़ में, जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स, होता क्या है कि मिड ब्रेन का एक पार्ट है फ्रेंड्स, सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा। इसके अंदर डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन है फ्रेंड्स, उनका डीजनरेशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में, वो डाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स, उनकी डेथ हो जाती है इस पर्टिकुलर पार्ट में। और ये फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है, क्योंकि नाइपर JEE के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये कौन से ब्रेन का पार्ट है। यानी कि आपको याद रखना है ये एक मिड ब्रेन का पार्ट है। अब फ्रेंड्स, आप देखें नॉर्मल जो चीज़ आपको भी पता है फ्रेंड्स कि जो नॉर्मल पेशेंट्स है, या नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मल पीपल्स के अंदर देखें, तो नॉर्मल न्यूरॉन में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक नॉर्मल न्यूरॉन है, इसमें आप देखें कि सिग्नलिंग जो चल रही है फ्रेंड्स, डोपामिन एक रिसेप्टर है उन पे वर्क कर रहा है, और नॉर्मल एक सिग्नलिंग चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें होगा क्या कि अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है जो सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में, अगर वहाँ पर वो उनका डीजनरेशन हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप देखें कि डोपामिन की जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि कितने माइन्यूट अमाउंट में आपको 1-2 डोपामिन के यहाँ पे मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स होगा क्या, अब ये बेसिकली जो पार्ट है ये रेगुलेट करता है मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें इस पार्ट में अगर डिफेक्ट हो रहा है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में डिफेक्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मोटर कोऑर्डिनेशन में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, इसको मूवमेंट डिसऑर्डर भी हम बोल सकते हैं। अब उसके अलावा आप यहाँ पे दूसरा फिगर देखें फ्रेंड्स, दूसरे फिगर में यहाँ पे आप देखें ये मिड ब्रेन का एक सेक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जो ये ब्लैक आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा। यानी कि इसके ब्लैक दिखने का रीज़न फ्रेंड्स आप समझें कि न्यूरोमेलेनिन नाम का एक पिगमेंट है जो यहाँ पे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसकी ही वजह से ये आपको ब्लैक दिख रहा है। अब ब्लैक दिखने का मतलब है कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें दूसरे फिगर में, जो कि एक पार्किंसन डिजीज़ के पेशेंट का सेक्शन है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे जो ब्लैक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखें कि यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट यानी कि बहुत ही कम ब्लैक आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा में, उनका डीजनरेशन हो चुका है। तो ये इंडिकेट करता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ये है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का डीजनरेशन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लाइक इसके 2 तरह के सिम्टम्स हैं, मोटर सिम्टम्स एज वेल एज नॉन मोटर सिम्टम्स। अब मोटर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो रेस्टिंग ट्रीमर वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ब्रेडिकाइनेशिया, लिम्ब रिजिडिटी यानी कि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। अब फ्रेंड्स ये एक जनरल टर्म है, जो आपने ये सारे के सारे सिम्टम्स जब आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी फ्रेंड्स, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपने बेसिकली पढ़ी हुई हैं। मैं फ्रेंड्स आपके साथ वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो नाइपर JEE पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो पार्स कॉम्पैक्टा है वो
कौन से ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन का पार्ट है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन पर्टिकुलरली अफेक्टेड हो रहे हैं, और सब्सटेंशिया नाइग्रा जो यहाँ पे आप ब्लैक देख पा रहे हैं वो न्यूरोमेलानिन पिगमेंट की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। अब नॉन मोटर सिम्टम्स की भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, आप देखें कॉग्निटिव चेंज मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिलेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स मिलेंगे एंड फटीग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू पार्किंसन डिजीज़ का। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा चलते हैं इसकी पैथोलॉजी क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि जो पार्किंसन डिजीज़ का हॉलमार्क जिसको हम बोलते हैं वो है लीवी बॉडी। यानी कि आप फ्रेंड्स आपको याद रख लेना है लीवी बॉडी। ये लीवी बॉडीज़ क्या होती हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, एक प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा सिनुक्लिन, और यही प्रोटीन बेसिकली पीडी जो पार्किंसन डिजीज़ है उसकी पैथोलॉजी में मेन फैक्टर है। अब नाइपर के अंदर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें, वहाँ पे आपको मिलेगा कि पार्किंसन डिजीज से एसोसिएटेड प्रोटीन कौन सी है। वहाँ पे आपको करेक्ट जो आंसर है वो है अल्फा सिनुक्लिन। अब यहाँ पे देखें कि अल्फा सिनुक्लिन आखिर पैथोलॉजी कॉज कैसे करती है और क्या एक जनरल हाइपोथेसिस है जो कि प्रपोज किया गया है डिफरेंट रिसर्चर्स के द्वारा। यहाँ पे आप देखें कि ये नाइव अल्फा सिनुक्लिन है जो कि रैंडम कॉइल में होती है। फ्रेंड्स ये रैंडम कॉइल क्या होते हैं, बीटा प्लेटेड शीट क्या होती हैं, प्रोटीन का डिफरेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, वो मैं कोशिश करूंगा कि इन फ्यूचर की वीडियोस में आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये भी नाइपर जेडबली के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स ये एक नाइव अल्फा सिनुक्लिन है, मींस ये नॉर्मल अल्फा सिनुक्लिन है। अब मॉलिकुलर चैपरॉन जब इस पे वर्क करेगा तो फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे कि ये स्मॉल मिसफोल्डेड अल्फा सिनुक्लिन में, यानी कि हम बोल सकते हैं कि मिसफोल्डेड प्रोटीन बन गई है। अब नॉर्मल अगर सेल में हम बात करें कि जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है इसको रिमूव करने का काम या तो ऑटोफेजी करती है फ्रेंड्स, या हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है जिसको हम प्रोटोजोम डिग्रेडेशन सिस्टम बोलते हैं, वहाँ से इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पेप्टाइड फर्दर यूज कर लिए जाते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए, लाइक जहाँ पे अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ जहाँ पे पेप्टाइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फ्रेंड्स अब होता क्या है, इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज़ जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप देखें कि वहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल आपको डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा, और ये जो प्रोसेस है यानी कि सारे प्रोसेस हैं जो ये डिसरप्ट हो जाएंगे, और उस कंडीशन में ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी ओलिगोमेरिक फॉर्म में। अब ओलिगोमेरिक फॉर्म है जो फ्रेंड्स वो है बीटा प्लेटेड शीट, यानी कि ओलिगोमेरिक फॉर्म में जो ये अल्फा सिनुक्लिन रहेगी वो बीटा प्लेटेड शीट में रहेगी, और फर्दर अगर इसको देखें तो ये अमोइलॉइड फिब्रिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और फाइनली ये भी बीटा प्लेटेड शीट में रहेंगे। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे जो ये बीटा प्लेटेड शीट हैं अमोइलॉइड फिब्रिल्स, ये अपटेक की जाएंगी न्यूरॉन्स के द्वारा जो कि एक हेल्थी न्यूरॉन है। अब यहाँ पे आप देखें इन द फॉर्म ऑफ लीवी बॉडी, यानी कि फ्रेंड्स जब ये अमोइलॉइड फिब्रिल्स हैं जो वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसे लीवी बॉडी हम बोलते हैं। अब फ्रेंड्स लीवी बॉडी इज द हॉलमार्क फॉर पार्किंसन डिजीज, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब फ्रेंड्स होगा क्या, ये न्यूरॉन डैमेज हो चुका है, यानी कि इस न्यूरॉन का डिजनरेशन हो चुका है क्योंकि इसने लीवी बॉडीज़ हैं जो उनको रीअपटेक यानी कि उनको अपटेक कर लिया है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इस न्यूरॉन से ये ट्रांसमिशन होगा इसका दूसरे न्यूरॉन पे, फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आने वाला है इन तीनों चीज़ों का आप देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, प्रोटीन सिक्वेस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, यानी कि डिसरप्शन हो जाएगा ऑफ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट का, और आप देखें इनहिबिशन ऑफ यूबिक्यूटिन प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन सिस्टम है जो उसका भी आपको इनहिबिशन देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, और साइनेप्टिक डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये बेसिकली आप देखें कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन अगर हो रहा है, हमने कल भी फ्रेंड्स अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में वहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ROS होती हैं, ROS का जनरेशन होता है फ्रेंड्स, वो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन वहाँ पे उनकी वजह से देखने को आपको मिलेगा। यानी कि एक प्रोसेस है कि ROS से माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के डिस्फंक्शन से ROS का जनरेशन भी होता है। तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स होगा क्या, अब हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रियल अगर डिस्फंक्शन हुआ तो वो ATP सिंथेसिस करती है, और ATP पावर हाउस जिसको हम बोलते हैं। अब इन केस अगर ATP आपको नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो हमारा UPS सिस्टम है, यूबिक्यूटिन प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन सिस्टम है, वो ATP डिपेंडेंट है। अब अगर ATP ही वहाँ पे नहीं है तो फ्रेंड्स वो वर्क नहीं करेगा, तो जो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है इनका रिमूवल नहीं होगा, अल्टीमेटली ये एक एग्रीगेट बनते जाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये एग्रीगेट प्रोसेस करते 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 अल्टीमेटली सारे न्यूरॉन को वहाँ पे डाइड कर देंगे। यानी कि एटलीस्ट जब 70% न्यूरॉन डाइड हो जाएंगे, उस कंडीशन में आपको सिम्टम्स आने अपीयर होंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको बोला गया है प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, यानी कि एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया तो फ्रेंड्स ये प्रोग्रेस करता 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 आप देखेंगे कि एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां पे इसके ट्रीट करना
इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पॉसिबल हम कह सकते हैं फ्रेंड्स क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि पैथोलॉजी को ट्रीट कर सके। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं दीज आर प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ, यानी कि वो सिम्टम्स में ही आपको रिलीफ देने वाले ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक जनरल इसकी पैथोलॉजी से रिलेटेड। अब आगे चलते हैं। आगे आप देखें कि फ्रेंड्स ये हमारे ड्रग्स हैं जो कि अभी तक अप्रूव्ड ड्रग्स हैं। आपने ये पढ़ी भी होंगी फ्रेंड्स कि हम लेवोडोपा हम दे सकते हैं। लेवोडोपा को अगर देखें पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज है फ्रेंड्स, वो डोपामिन में कन्वर्ट कर देता है। तो उसके लिए हम जो इनहिबिटर यूज करते हैं वो DDC इनहिबिटर यूज करते हैं, लाइक कार्बिडोपा। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि COMT है जो वो भी इसको डिग्रेड करता है, इसको मेटाबोलाइज करता है 3-OMD में, मीन्स 3 मिथाइल डोपा, 3 ऑक्सीमिथाइल डोपा में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा फ्रेंड्स। इस कंडीशन में जो हम COMT इनहिबिटर देंगे वो आप देख लें, ये पेरिफेरल COMT इनहिबिटर है। अब पेरिफेरल में आप देखें टोल्कापोन भी दे सकते हैं, एंटाकापोन भी दे सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल है वो है टोल्कापोन। तो ये आपको फ्रेंड्स अच्छी तरह याद रख लेना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि डोपामीन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो है MAO-B से। अब MAO-B इनहिबिटर भी हम दे सकते हैं, लाइक सैलिसिलिन, रेसोलिजिलिन, ये हम दे सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आपको डोपामीन की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है तो आप कोई डोपामीन का एनालॉग दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे डोपामीन की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए एमेंटाडीन दे सकते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें डोपामीन एगोनिस्ट दे सकते हैं जो डोपामीन रिसेप्टर पे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड डोपामीन एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे उसके माइमेटिक करने के लिए, यानी कि डोपामीन को मिमिक करने के लिए उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे कुछ बाहर से एजेंट दे रहे हैं जो रिसेप्टर पे बाइंड होकर वो फर्दर एक्टिविटी को बढ़ा सकें। तो फ्रेंड्स ये था जनरल, और उसके साथ साथ कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी हैं फ्रेंड्स जो आपने पढ़ी हुई हैं। तो लेकिन आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट याद रखना है कि साइनिमेंट या सिनीमेंट, आप सिनीमेंट इसको बोल सकते हैं, ये एक ड्रग है जो कि FDA अप्रूव्ड ड्रग है और ये कॉम्बिनेशन है कार्बिडोपा और लेवोडोपा को। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नाइपर में पूछी जा सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नाइपर अहमदाबाद का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है वो यहाँ से उसको डाल दें, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब फ्रेंड्स इसके कुछ मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर का अगर यानी कि 2020 का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो एक क्वेश्चन आपको मॉडल से वहाँ पे आया हुआ है, लेकिन मॉडल से किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपके साथ यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप देखें फ्रेंड्स, पार्किंसन डिजीज अगर देखें दो टाइप की है, स्पोरेडिक एज वेल एज फैमिलियल, यानी कि हम बोल सकते हैं जेनेटिक है और नॉन जेनेटिक। तो अब देखें फ्रेंड्स इनके कुछ मॉडल्स हैं, लाइक टॉक्सिन्स मॉडल हैं एज वेल एज जेनेटिक मॉडल हैं। तो टॉक्सिन मॉडल में फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो है MPTP, रोटेनॉन, पैराक्वेट। तो फ्रेंड्स और भी मॉडल हैं, लाइक रिसरपाइन मॉडल है, बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो है MPTP, रोटेनॉन एंड पैराक्वेट। अब ये फ्रेंड्स हैं क्या, ये टॉक्सिन्स हैं फ्रेंड्स, ये टॉक्सिन बेस्ड मॉडल हैं। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं, यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट होगा तो वहाँ पे ROS जनरेशन होगा। अब उस ROS जनरेशन होने की वजह से हमने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है सब कि कैसे कैसे ROS जनरेशन होने की वजह से क्या क्या सेल में डैमेज होते हैं। तो वहाँ पे आप देखें कि एपोप्टोसिस होगा, माइक्रोग्लिया एक्टिवेशन होगा, एक्साइटोटॉक्सिसिटी आएगी, एज वेल एज ROS का लेवल बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड, डोपामीन जो सेल हैं वो डाइड होंगी, यानी कि डोपामीन सेल की डेथ हो जाएगी वहाँ पे। ऑन द अदर हैंड देखें फ्रेंड्स कि जैसा कि मैंने बोला आपको अल्फा सिनुक्लिन प्रोटीन इज मेनली इन्वॉल्व है पार्किंसन डिजीज़ की पैथोलॉजी में। इसमें फ्रेंड्स होता क्या है, आपको दो तरह के जो मेन म्यूटेशन हैं वो देखने को मिलेंगे, A30P एंड A53T, यानी कि जो एलानिन है 30 पोजीशन पे वो प्रोलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स तो ये आपको यहाँ पे देख लें, ये दो मॉडल हैं, यानी कि जेनेटिक मॉडल हैं फ्रेंड्स। ये इनका अगर देखें यहाँ पे आप देखें कि अल्टर्ड होगा अल्फा सिनुक्लिन कन्फर्मेशन, और उस कंडीशन में होगा क्या कि जो टॉक्सिक क्लीवेज फ्रेगमेंट, यानी कि आप देखें वहाँ पे फिब्रिल्स और ओलिगोमर आपको देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स एक्चुअली साइंटिस्ट अभी इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, इस चीज़ को कंक्लूड नहीं कर पाए कि आखिर ओलिगोमरिक फॉर्म या फिब्रिल्स फॉर्म कौन सी ज़्यादा टॉक्सिक है न्यूरॉन्स के लिए। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पे इसीलिए मोस्टली जगह आप देखेंगे कि फिब्रिल फॉर्म भी लिखा हुआ होता है एज वेल एज ओलिगोमेरिक फॉर्म भी, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा फॉर्म एक्चुअल में डैमेज कॉज करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि फिब्रिल फॉर्म अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगी लीवी बॉडी में और वो अपटेक होगा न्यूरॉन के द्वारा, वहाँ पे भी डीजनरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडल कौन कौन से हैं, यानी कि टॉक्सिन मॉडल आप देखें MPTP, रोटेनॉन एंड पैराक्वेट। उसके साथ साथ ही आप ट्रांसजेनिक याद रख लें, A30P अल्फा सिनुक्लिन है, A53T अल्फा सिनुक्लिन ट्रांसजेनिक मॉडल है।
अब फ्रेंड्स लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया वो एमपीटीपी पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि एमपीटीपी का कन्वर्जन जो होता है एमपीपी में कन्वर्जन होता है, और ये कन्वर्जन किसके प्रेजेंस में होता है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन वहाँ पे आपको पूछा गया। यानी कि एमपीटीपी का जो अपटेक होता है फ्रेंड्स, वो अपटेक न्यूरॉन में जो डोपामिनर्जिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू होता है, और अपटेक होने के बाद वो इन द प्रेजेंस ऑफ माओ बी यानी कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है एमपीपी में। एमपीटीपी की अगर आप फुल फॉर्म याद रखें फ्रेंड्स, 1-methyl-4-phenyl टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन आप याद रख लें, ये एक प्रोड्रग है बेसिकली। तो इसका कन्वर्जन होगा एमपीपी में, एमपीपी प्लस में, और वही फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे मॉडल्स जो पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रख लेना है मॉडल कौन कौन से हैं और उनकी मैकेनिज्म क्या है, यानी कि एमपीटीपी, रोटेनॉन, पैराक्वेट ये इनहिबिट करेंगे कॉम्प्लेक्स 1 को। आपको ये चीज़ अच्छे से याद रख लेनी है। एमपीटीपी के केस में जो अपटेक हो रहा है फ्रेंड्स, वो डोपामिनर्जिक ट्रांसपोर्टर्स हैं जो वो अपटेक कर रहे हैं इसको, और ऐसा ही फ्रेंड्स सेम जो रोटेनॉन है उसका अपटेक भी इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है। और ये तीनों के तीनों किसको इनहिबिट करते हैं फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट होगा तो फर्दर जो आरओएस का प्रोडक्शन है, फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, एटीपी का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में फ्रेंड्स जो यूबिक्विटिन प्रोटेजोमल डिग्रेडेशन सिस्टम है वो सारा डिसरप्ट हो जाएगा। अब वो डिसरप्ट हो गया तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली प्रोटीन का एग्रीगेशन होना वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप देखें कि ये प्रोग्रेस करती ही जाएगी डिजीज़, और फाइनली पेशेंट्स है जो उसकी डेथ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ, अल्जाइमर्स डिजीज़। यानी कि हमने पार्किंसन डिजीज़ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अल्जाइमर डिजीज़ की तरफ। यानी कि अगर हम अल्जाइमर का देखें फ्रेंड्स, अल्जाइमर जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि फर्स्ट मोस्ट कॉमन न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करती है ब्रेन को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप सिम्टम्स देखें, सबसे पहले सिम्टम्स आर माइल्ड एट फर्स्ट, यानी कि जैसे जैसे स्टेज में होती है फ्रेंड्स, अगर आप देखें इनिशियल स्टेज पे जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, जो कि सीवियर होते चले जाएंगे टाइम के साथ साथ। अब जो अल्जाइमर है और पार्किंसन का भी फ्रेंड्स आप देखें, जेम्स पार्किंसन के नाम पे ही उसका नेम है जो वो दिया गया है। ऐसे ही फ्रेंड्स अल्जाइमर डिजीज़ को आप देखें कि डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर है, उसके नाम पर उसको दिया गया है, और इसने सबसे पहले इसको 1906 में डिस्क्राइब किया अल्जाइमर डिजीज़ को। और जो सबसे पहला पेशेंट था फ्रेंड्स वो अगस्ते डेटिर था। आप इसको देख लें फ्रेंड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पहला पेशेंट था अल्जाइमर डिजीज़ का, और जिसके नाम पे रखा गया अल्जाइमर डिजीज़ नाम वो था डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर इन 1906। तो फ्रेंड्स आप देखें कि प्रोग्रेसिव, यानी कि आप यहाँ पे भी आपको एक चल रहा है कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी कि आप देखें इनिशियल में आप माइल्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ओवर टाइम मोर सीवियर होते आपको वहाँ पे देखते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब इसकी बात करते हैं कि वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ प्लेग, यानी कि सिनाइल प्लेग एंड न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल। हम ये फ्रेंड डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि फ्रेंड्स यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नाइपर जेडब्ल्यू में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही हम डिस्कस करेंगे कि ये टेंगल्स एंड प्लेग है क्या और इनका फॉर्मेशन होता कैसे है। अब अनोदर आप फीचर देखें, अनोदर फीचर इज द लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन द नर्व सेल, न्यूरॉन एंड ब्रेन। ये भी फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि जब मैं आपके साथ न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल एज वेल एज सिनाइल प्लेग का डिस्कस करूंगा तो अल्टीमेटली ये चीज़ें वहाँ पे खुद ब खुद ही आ जाएंगी कि कैसे जो कनेक्शन है वो डिसरप्ट होगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये आप देखें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल ब्रेन है, ये अल्जाइमर डिजीज अल्जाइमर ब्रेन। आप यहाँ पे देखें दोनों में डिफरेंस, बेसिकली ये मैं आपको आगे यहाँ पे आप सिर्फ ये अभी देखें, मैं इसको आपको समझाने भी वाला हूँ आगे होता क्या है। ऑन द अदर हैंड आप दूसरा ये फिगर देखें, नॉर्मल ब्रेन है, ये अल्जाइमर डिजीज़ का ब्रेन है। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट जो याद रखना है फ्रेंड्स, एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे आप सल्काई देख रहे हैं यानी कि सल्कस देख रहे हैं, सल्कस अल्जाइमर डिजीज़ के केस में वाइडर हो जाती है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देखें कि सल्कस आपको वाइडर होती हुई दिख रही है, जबकि गायराई की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि जो गायराई है वो नैरो हो गई है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट हैं जो आप अच्छे से याद रख लें कि सल्काई पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अल्जाइमर डिजीज़ में, एज वेल एज गायराई पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब फ्रेंड्स इस डिजीज़ में अल्जाइमर में बेसिकली जो पार्ट अफेक्ट होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है, एज वेल एज हिप्पोकैम्पल जो पार्ट है वो आपको अफेक्ट होता हुआ दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या क्या होता है। लाइक यहाँ पे देखें कि आप नॉर्मल ब्रेन है, इसमें आप देखें ये नॉर्मल हिप्पोकैम्पस एज वेल एज यहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये जो ब्रेन आप देख रहे हैं, और ये एक हेल्थी न्यूरॉन है। लेकिन अब अल्जाइमर डिजीज़ के ब्रेन में आपको क्या क्या
डिफरेंट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ब्रेन। तो आप देखें कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि श्रिंकेज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आपको मेन याद रखना है कि अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसका भी आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, श्रिंकेज देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड आप देखें कि श्रिंकेज ऑफ हिप्पोकैम्पस एज वेल एज इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक पीछे का फिगर दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये वेंट्रिकल्स हैं, आप ये नॉर्मल ब्रेन में वेंट्रिकल्स हैं, जबकि आप यहाँ पे देखें कि वेंट्रिकल्स कितनी इनलार्ज आपको यहाँ पे दिख रही है। तो अल्जाइमर के केस में होता क्या है फ्रेंड्स, वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाती हैं, हिप्पोकैम्पस जो है उसका श्रिंकेज हो जाता है, एज वेल एज जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसका भी श्रिंकेज आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में फ्रेंड्स होगा क्या, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं हिप्पोकैम्पल एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो यही पार्ट फ्रेंड्स, हिप्पोकैम्पल पार्ट मेनली मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और यहाँ पे आप देखें ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है मोस्टली मेमोरी और लर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स मोस्टली आते हैं वो इनसे एसोसिएटेड सिम्टम्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब फ्रेंड्स इस कंडीशन में होगा क्या कि न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स देखने को मिलेंगे, एज वेल एज अमाइलॉइड बीटा प्लेग देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक जनरल डिफरेंस नॉर्मल ब्रेन में और अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट का जो ब्रेन है उसमें। अब फ्रेंड्स इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं, लाइक कन्फ्यूजन रहेगा उसे टाइम एंड लोकेशन के साथ। फ्रेंड्स ये बहुत होता है, अगर आप जो ओल्ड एज आपके दादा दादी नाना नानी होंगे उनमें देखेंगे फ्रेंड्स, उनको भूलने की मोस्टली अगर देखें कि इंडिया के अंदर तो फ्रेंड्स डायग्नोस ही नहीं हो पाता अल्जाइमर डिजीज़ का। मोस्टली बहुत सारे एज्ड पर्सनस हैं जो उनको अल्जाइमर डिजीज़ होता है, लेकिन हम उसे डायग्नोस नहीं कर पाते या हम उसको डॉक्टर का कंसल्ट नहीं कर पाते, तो हम उस कंडीशन में जान ही नहीं पाते कि उनको अल्जाइमर हुआ है। तो उस कंडीशन में आप देखें कि वो टाइम्स और लोकेशन के साथ उनको प्रॉब्लम होगी, आप उनको भेज देंगे, वो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन उनको आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि आप इन सीवियर केस में आप अगर देखें फ्रेंड्स कि ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि आप उनको अगर रोटी खिलाते हैं तो वो आप उनके मुंह में वो निवाला लेते हैं, यानी कि बाइट मुंह में ही रख के भूल जाते हैं। ऐसी कंडीशन भी फ्रेंड्स वहाँ पे आपको जैसे जैसे सीवियर केस होते जाते हैं ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसे कंडीशन लाइक डिफ़िकल्टी इन कंप्लीटिंग फैमिलियर टास्क्स, ऐसे में भी बहुत उनको दिक्कत आती है। और मेमोरी लॉस तो फ्रेंड्स उनका आप देखें कि आप उनसे मिलने जाएंगे, आपका नाम 10 मिनट में कम से कम वो 20 बार पूछ लेंगे कि आपका नाम क्या है, इतना मेमोरी लॉस हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे अब अल्जाइमर डिजीज़ को आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर डिमेंशिया के लिए भी फ्रेंड्स, ये चीज़ आप अच्छे से याद रख लें। यानी कि मिसप्लेसिंग आइटम, अब फ्रेंड उनको याद ही नहीं रह रहा है तो उनको ये इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है जो वो उनकी बहुत कम हो जाएगी। एज वेल एज पुअर जजमेंट, यानी कि अब फ्रेंड्स उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो वो खुद को पुअर जजमेंट करने लग जाएंगे उस कंडीशन में उनको, एज वेल एज अनफोल्ड इमोशन। अब विड्रॉ कर लेंगे फ्रेंड्स सोशल एक्टिविटीज़ से। अब जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं तो खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं, उस कंडीशन में खुद को सोशल विड्रॉ कर लेते हैं। अब ट्रबल विद इमेजेस एंड स्पेक्स, वहाँ पे भी उनको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं, एज वेल एज डिफ़िकल्टीज़ विद वर्ड, जैसा कि हमने अभी वहाँ पे बोला स्पीचिंग से रिलेटेड जो ब्रोकाज एरिया हैं वहाँ पे भी उनको वो वाला पार्ट भी अफेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में उनको स्पीकिंग में भी प्रॉब्लम आती है, एज वेल एज वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में भी उनको प्रॉब्लम आती है और प्रॉपर वर्ड्स को वो नहीं बोल पाते फ्रेंड्स। तो ये थे सारे उनके कुछ सिम्टम्स, आप इनको याद रख लें। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स कि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड आप देखें कि यहाँ पे 4 हाइपोथेसिस हैं फ्रेंड्स। पहला हाइपोथेसिस है कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस, दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस, तीसरा है हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन हाइपोथेसिस, एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड प्लेग हाइपोथेसिस, एंड लास्टली मेटल आयन हाइपोथेसिस। अब कोलिनर्जिक हाइपोथेसिस फ्रेंड्स आपको पता है रिडक्शन इन एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में आप एंटीकोलिनर्जिक वहाँ पे देते हैं ताकि उसके एसिटाइल कोलिन का जो डिग्रेडेशन है वो आप रोक सकें। उस कंडीशन में फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख लेंगे वो चीज़ें, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर आप वहाँ पे यूज में लेते हैं फ्रेंड्स। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हाइपोथेसिस क्या है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, उस कंडीशन में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वहाँ पे होगा और अल्टीमेटली डीजनरेशन होगा न्यूरॉन्स का और इन पर्टिकुलर पार्ट्स का लाइक हिप्पोकैम्पस एंड कॉर्टेक्स। अब इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि न्यूरोनल लॉस एज वेल एज आप देखें एट्रोफी होगी,
टेम्पोफ्रंटल कॉर्टेक्स। यानी कि हमने ये चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की है कि एट्रोफी कैसे हो रही है, यानी कि सल्कस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, गायराई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हिप्पोकैम्पस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेंट्रिकल्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ये जो इफेक्ट आप देख रहे हैं नॉर्मल ब्रेन से अल्जाइमर डिजीज़ के ब्रेन में, इसी को फ्रेंड्स एट्रोफी बोल रहे हैं। यानी कि ये चीज़ें हमें देखने को वहाँ पे मिल रही हैं। अब ये किस किस चीज़ से होता है, आप यहाँ पे देखिए, इन्फ्लामेशन, अमाइलॉइड बीटा प्लेग एंड न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल एंड अल्टीमेटली लीड टू द अल्जाइमर डिजीज़। तो ये 4 हाइपोथेसिस थे फ्रेंड्स इस डिजीज़ की पैथोलॉजी से रिलेटेड। तो हम मेनली फोकस करेंगे नाइपर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपरफॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन पे एज वेल एज न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स पे। तो अब फ्रेंड्स मैं आता हूँ मेन हमारा पार्ट सबसे पहला, यानी कि अमाइलॉइड बीटा प्लेग हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आप देखें कि एक नॉर्मल प्रोटीन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में एक आप देखें नॉर्मल प्रोटीन जो कि अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है। अब 2 तरह के पाथवे चलेंगे फ्रेंड्स, एक चलेगा नॉन अमाइलोइडोजेनिक एज वेल एज अमाइलोइडोजेनिक। यानी कि अमाइलोइडोजेनिक पाथवे है जो एज वेल एज नॉन अमाइलोइडोजेनिक पाथवे है। हम दोनों को देखते हैं कि कौन सा पाथवे कैसे चलता है फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे देखें जो ये नॉर्मल अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है, इस पे कुछ जो एंजाइम्स हैं वो काम करते हैं, लाइक अल्फा सिक्रेटेज, बीटा सिक्रेटेज, गामा सिक्रेटेज। लेकिन हमें ये देखना है कि कौन से पाथवे में कौन सा एंजाइम है जो वो वर्क करता है। आप यहाँ पे देखें कि जो अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन है, अगर इस पे अल्फा सिक्रेटेज वर्क करेगा तो इसकी जो कटिंग साइट होगी वो यहाँ पे होगी फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप देखें कि गामा सिक्रेटेज यहाँ पे कट करेगा तो उसकी कटिंग साइट ये वाली होगी। अब आपको याद क्या रखना है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पे अल्फा सिक्रेटेज नॉर्मल कंडीशन में जो नॉन अमाइलॉइडोजेनिक पाथवे है वहाँ पे पहले अल्फा सिक्रेटेज कट करेगा। उस कंडीशन में जो फ्रेगमेंट मिलेंगे हमें, सबसे पहला सोल्यूबल अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन अल्फा मिलेगा। अल्फा इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये अल्फा के द्वारा ही कट हो रहा है, यानी कि इट कट बाय द अल्फा सिक्रेटेज। तो इसीलिए इसको सोल्यूबल अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन अल्फा बोल रहे हैं। यानी कि सोल्यूबल है फ्रेंड्स और ये रिमूव हो जाएगा नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी, जो ये दूसरा फ्रेगमेंट है C83, इसमें कट करेगा गामा सिक्रेटेज और एक फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होगा P3 जो कि सोल्यूबल है और ये आराम से ये भी पार्ट रिमूव हो जाएगा। एज वेल एज आप देखें यहाँ पे एक अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन इंट्रासेलुलर डोमेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये फर्दर जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स न्यूरॉन्स में इसकी, उनको कंडक्ट करेगा। तो ये था फ्रेंड्स नॉर्मल पाथवे। लेकिन अब नॉर्मल पाथवे से हटके क्या होगा फ्रेंड्स अल्जाइमर डिजीज़ के केस में, कि अल्फा की जगह बीटा कट करेगा। अब बीटा कट करेगा, जो बीटा की कटिंग साइट है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीटा कट कर रहा है इस पोर्शन से। अब बीटा अगर यहाँ से कट कर रहा है तो उस कंडीशन में जो अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन बीटा मिलेगा वो तो सोल्यूबल है, लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरा फ्रेगमेंट मिला है C99, इस पे जो कट लगाएगा वो है गामा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज कट यहीं से लगाएगा फ्रेंड्स। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि गामा सिक्रेटेज कहाँ पे कट लगाता है। अब आप देखें आपके पास तीन फ्रेगमेंट्स हैं, लाइक सोल्यूबल अमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन बीटा है, C99 है जो कि कट लगाने के बाद आप देखें AICD जो यहाँ पे भी सेम है। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो डिफरेंट फ्रेगमेंट देखने को मिल रहा है वो है अमाइलॉइड बीटा। अब ये अमाइलॉइड बीटा फ्रेंड्स इनसोल्यूबल है, जो कि इनसोल्यूबल होने की वजह से ये फर्दर एग्रीगेट हो जाएगा। एग्रीगेट होने के बाद फ्रेंड्स ये फॉर्मेशन कर लेंगे, आप देखें कि अमाइलॉइड बीटा प्लेग का, यानी कि बहुत सारे ये जो अमाइलॉइड बीटा हैं अमाइलॉइडोजेनिक प्रोटीन्स हैं वो आएंगी और आने के बाद एग्रीगेट करेंगी और फर्दर फॉर्मेशन करेंगी अमाइलॉइड बीटा प्लेग का। अब आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि अमाइलॉइड बीटा प्लेग है जो वो एक्स्ट्रा न्यूरोनल है, या उसको एक्स्ट्रा सेलुलर भी हम बोल सकते हैं। यानी कि अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर है तो इस कंडीशन में होगा क्या, जो 2 न्यूरॉन के साइनेप्स हैं उनके बीच में जाके यहाँ पे चले जाएंगे और उस कंडीशन में होगा क्या फ्रेंड्स कि जो 2 न्यूरॉन के बीच में जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप सोचिए कि मेमोरी लॉस होना एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूरॉन आपस में ट्रांसमिशन कर ही नहीं पा रहे, सिग्नल दे ही नहीं पा रहे, तो इस कंडीशन में मेमोरी लॉस आपको देखने को मिलेगी और दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था अमाइलॉइड बीटा प्लेग कैसे फॉर्म होते हैं। उसके बाद देखें आप कि टाउ प्रोटीन जो टाउ टैंगल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। आप यहाँ पे देखें कि ये हेल्थी न्यूरॉन है। हेल्थी न्यूरॉन में आपको देखें कि हेल्थी न्यूरॉन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देखें कि फ्रेंड्स जो कि साइटोस्केलेटल जो स्टेबलाइजेशन है उसमें हेल्प करती हैं, यानी कि एक तरह की साइटोस्केलेटल प्रोटीन ही है ये। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं वो स्टेबलाइज की जाती हैं फ्रेंड्स टाउ के द्वारा। अब टाउ
में होता क्या है फ्रेंड्स, नॉर्मल फॉस्फोराइलेशन होता है, लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में होगा क्या कि ताऊ का जो है हाइपर फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रेड कलर में ये टाउ प्रोटीन है, ये टाउ प्रोटीन आपस में डाइमर का फॉर्मेशन करेंगे एंड अल्टीमेटली ओलिगोमर का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इनका देखने को मिलेगा। अब ये ओलिगोमर जो फॉर्म हुए हैं ये फर्दर न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि डिजनरेट करेगा न्यूरॉन को। यानी कि कंडीशन सेम है फ्रेंड्स, सबसे पहले नॉर्मल प्रोटीन होगी, उसके बाद ओलिगोमर बनेगा, उसके बाद फिब्रिल्स बनेंगे। जैसा कि हमने अल्जाइमर डिजीज़ के केस में देखा, हमें जो जैसी जैसी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही थी। यानी कि पहले हमारा जो सीक्वेंस था वो नॉर्मल प्रोटीन, उसके बाद ओलिगोमर, फर्दर फिब्रिल्स। तो वही कंडीशन यहाँ पे है फ्रेंड्स सेम कि फिब्रिल्स बनेंगे, उसके बाद फिब्रिल्स इंट्रासेलुलर हैं, आपको याद रखने हैं, यानी कि ये आपको न्यूरॉन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। इंट्रासेलुलर न्यूरोफिब्रिलर टेंगल्स हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर हम बात करें अमाइलॉइड बीटा प्लेग हैं। अब दोनों चीज़ें फ्रेंड्स हो चुकी हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फिगर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक ये काइनेसिन वगैरह आप देख रहे हैं जो सप्लाई कर रही है फूड की, अगर न्यूरॉन्स को देखें थ्रू द माइक्रोट्यूब्यूल, तो यहाँ पे आप देखें कि ये टाउ प्रोटीन इसको स्टेबलाइज कर रही है। फ्रेंड्स अगर ये टाउ प्रोटीन में आपको अगर ये टाउ प्रोटीन में आपको डिसरप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि हाइपर फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में होगा क्या, जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो डिसरप्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में जो न्यूरॉन्स को फूड है यानी कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी और उस कंडीशन में भी न्यूरॉन डिजेनरेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स ये हैं कुछ अप्रूव्ड जो अल्जाइमर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट हैं, जो कि बेसिकली कोग्निटिव इन्हांसर हैं, यानी कि मेमोरी को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे इनको दिया जा रहा है। लाइक डोनिपेजिल है, रिवास्टिगमिन है, गैलेंटामाइन है, जो कि कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर हैं। और सबसे पहले जो अप्रूव्ड ड्रग हुई फ्रेंड्स वो 1996 में आप देखें डोनिपेजिल ही अप्रूव्ड हुई। उसके बाद आप देखें NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है लाइक मिमेंटीन, एज वेल एज कुछ कम्बिनेशन भी है लाइक डोनिपेजिल एंड मिमेंटीन का। तो ये आप अच्छे से याद रख लें फ्रेंड्स, ये सबसे लेटेस्ट है 2014 के अंदर। तो फ्रेंड्स अब चलता हूं मैं अमाइलॉइड जो अल्जाइमर डिजीज़ के मॉडल हैं उनकी तरफ। अमाइलॉइड अल्जाइमर डिजीज़ के आप मॉडल देखें कि सबसे पहला बीटा अमाइलॉइड मॉडल है, उसमें डायरेक्ट जो अमाइलॉइड पेप्टाइड होते हैं, अमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड्स होते हैं, उनको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है इंट्रासेरेब्रल वास्कुलर रूट से, इंट्रासेरेब्रल वेंट्रिकल रूट से। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स ये 14 डे का मॉडल है। अब दूसरा है जो स्कोपोलामाइन इंड्यूस मॉडल है, ये फ्रेंड्स जो केमिकल इंड्यूस मॉडल है वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें स्कोपोलामाइन दिया जाता है इंट्रापेरिटोनियल रूट से। ऐसे ही फ्रेंड्स आप ये और जो मॉडल्स हैं वो देख लें, स्ट्रेप्टोजोटोसिन मॉडल है, एज वेल एज सोडियम अजाइड इंड्यूस मॉडल है एंड ओकेडेक एसिड मॉडल है। ये आप अच्छे से याद रख लें। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है बीटा अमाइलॉइड मॉडल है, एज वेल एज स्कोपोलामाइन इंड्यूस मॉडल एंड ओकेडिक एसिड मॉडल। ये तीनों के तीनों मॉडल आपको बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।